चैप्टर है तुम्हारा फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर मोशन। क्लियर है। अब मोशन में हम ये देखेंगे सबसे पहले कि भाई मोशन बोलते किसे हैं। ठीक है। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई बॉडी मोशन में है या फिर रेस्ट पे है। ठीक है। दो स्टेट हो सकती हैं किसी भी बॉडी का। अब बॉडी समझना, बॉडी कहाँ पे यूज करेंगे। बॉडी हम किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और बॉडी हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है। यानी मैं अपने लिए भी, ठीक है, क्या यूज कर सकता हूँ, बॉडी वर्ड यूज कर सकता हूँ। और मैं किसी कार के लिए भी बॉडी वर्ड यूज कर सकता हूँ, स्कूटर के लिए भी, ठीक है, या फिर किसी और चीज के लिए भी। क्लियर है। तो हम किसी भी चीज के लिए बॉडी वर्ड यूज कर सकते हैं फिजिक्स में। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है, वो कैसे पता चलेगी। तो तुम्हारा सिंपल सा आंसर आएगा, सर अगर वो हिल रही है तो वो मोशन में है, चल रही होगी, दिखेगी वो। और अगर वो एक ही जगह स्टेबल है, वहीं पे रखी हुई है, तो वो रेस्ट में है। भाई सिंपल है, देखो मतलब तो ये है, बिल्कुल ठीक तुमने बोला। लेकिन इसको हम साइंस की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे। ठीक है। तो हम कहेंगे कि मानो एक कोई बॉडी है, ठीक है, और हमने देखा टाइम। हमने अपनी क्लॉक में क्या देखा, टाइम। तो टाइम तो पास हो रहा है, समझ रहे हो, यानी कि टाइम चल रहा है। लेकिन वो जो बॉडी खड़ी है, वो अपनी ही जगह पे है जहां पे हमने उसे 2 सेकंड पहले या 1 सेकंड पहले देखा था, हमें अब भी वो वहीं पे दिखाई दे रही है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे, वो बॉडी कहाँ पे है, रेस्ट पे, स्टेशनरी है वो बॉडी। तो हम कहेंगे कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, टाइम के साथ टाइम के साथ अपना जो पोजीशन है, ठीक है, वो चेंज नहीं कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये बॉडी कैसी है, स्टेशनरी। समझ रहे हो। यानी कि हम बोलेंगे बॉडी कहाँ पे है, रेस्ट पे है। तो डेफिनेशन में ये लिखा है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। बॉडी को हम रेस्ट पे बोलेंगे कब, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये यहाँ पे जो वर्ड है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब ये नहीं है इज्जत के साथ, टाइम की वो इज्जत दो, ऐसा कुछ नहीं है। हम बात कर रहे हैं, देखो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में हमें बात करनी पड़ेगी। मानो कि सिर्फ एक जगह पे एक ट्री है, ठीक है, तुम मानो एक डेजर्ट है और उसमें एक ट्री है, और उस ट्री को तुम देख रहे हो। ठीक है। अब क्या हुआ कि तुम दो लोग हो, ठीक है, मान लेते हैं एक राहुल है और दूसरा कौन है, कार्तिक है। तो राहुल खड़ा हुआ है, राहुल क्या है, खड़ा हुआ है, और कार्तिक ने क्या है, मोशन करना स्टार्ट किया। तो अब राहुल क्या देख रहा है कि जो ट्री है ना, उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, मोशन करा किसने, कार्तिक ने। यानी कि यहाँ पे अगर ट्री है और यहाँ पे कौन था पहले, कार्तिक। तो उसने देखा कि भाई इसके रेस्पेक्ट में जो कार्तिक है उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, ये इससे दूर चला जा रहा है, या फिर अगर दूर है तो वो इसकी तरफ आ रहा है, तो पास आ रहा है। तो यहाँ पे हमने किसके रेस्पेक्ट में देखा है, यहाँ पे हमने देखा है ट्री के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम बॉडी को देख रहे हैं कि हम मोशन या रेस्ट में है, तो हमें चाहिए कि हम किसी के रेस्पेक्ट में देखें उसे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर टाइम पास हो रहा है और बॉडी क्या है, वहीं की वहीं है जहाँ पहले थी, तो हम क्या कहेंगे, इसमें मोशन ही नहीं है। किस स्टेट में है ये, रेस्ट में। ये बात बताओ, क्लियर हुई। यस सर। यस सर। है ना। तो हमें ये पता चल गया कि हम रेस्ट में किसको बोलते हैं। तो यानी कि अगर हमें ये पता करना है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। यानी कि हम उस पॉइंट से देखेंगे कि ये इस पॉइंट से दूर जा रहा है कि पास जा रहा है। या फिर उससे अच्छा तरीका क्या है, हम टाइम के रेस्पेक्ट में देखें। हम ये देख रहे हैं कि भाई टाइम पास होता जा रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और ये पर्सन वहीं पे है। ठीक है। टाइम के साथ अगर तुम्हें उसमें कोई भी मोशन नहीं दिख रहा है, तो तुम क्या कहोगे कि बॉडी कहाँ पे, रेस्ट पे। क्लियर है। अब बात करते हैं मोशन की। मोशन की भी सेम डेफिनेशन है। बस हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर हमें कोई बॉडी दिखाई दे रही है, उसमें क्या है, चेंज हो रहा है। ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में या फिर सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। तुम ये समझो कि एक रोड है, उस रोड पे एक अच्छा सा क्या है, घर बना हुआ है। ठीक है। तो उस घर के बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है। टाइम बीत रहा है, तुम क्या कहोगे कि ये रेस्ट पे है, क्योंकि टाइम के साथ उसमें कोई भी हमें मोशन नहीं दिखाई दिया। ठीक है। यानी कि कुछ भी उसमें चेंज नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पे। फिर क्या हुआ, वो लड़का चलना शुरू कर दिया।
तो तुम क्या कहोगे कि अब जो वो बॉडी है, पर्सन है, उसमें क्या आ गया, मोशन आ गया। किसके रेस्पेक्ट में तुम्हें पता चला? तुम्हें दो चीज के रेस्पेक्ट में तुम पता कर सकते हो। पहला क्या, टाइम। तुम अपनी क्लॉक में टाइम देख रहे थे और तुमने क्या देखा, टाइम पास हो रहा है, तो टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन भी चेंज हुई है। अगर भाई टाइम को रोक दिया जाए तो तुम कैसे कहोगे कोई बॉडी रेस्ट में है, मोशन में? सपोज करो पूरी दुनिया ही अपनी जगह एकदम पोज हो जाए, तो तुम बता ही नहीं सकते ना कौन रेस्ट में था और कौन मोशन में था। एक जो सड़क पे कार है, अब तुम कैसे कहोगे कि ये पहले खड़ी थी कि चली रही थी पहले से? समझ रहे हो? तो टाइम का मतलब ये हुआ कि टाइम जब पास हो रहा है तो उसकी पोजीशन में चेंज आया कि नहीं आया। अगर उसकी पोजीशन में चेंज आ गया तो मोशन में है, और पोजीशन में चेंज नहीं आया तो वो मोशन में नहीं है, यानी कि रेस्ट में। दूसरा हमारा क्या पॉइंट है, हम कह सकते हैं सराउंडिंग के रेफरेंस में। मानो एक घर है और उस घर के जस्ट सामने कार खड़ी हुई है। अब हमने क्या देखा, कुछ टाइम बाद वो कार मुझे वहां से नहीं, दूसरी जगह मिल गई। ठीक है, घर के सामने से हट के कहीं दूसरी जगह मुझे मिल गई, तो मैं क्या कहूंगा, इसमें मोशन है, ये यहाँ से चल के टाइम के साथ साथ यहाँ पे इधर इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन, बॉडी को मोशन में कहेंगे इफ इट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। कैसे? विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या तो टाइम के रेस्पेक्ट में या फिर सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार मूविंग ऑन दी रोड, एक कार क्या है, मूव कर रही है, चल रही है, कहाँ पे, रोड पे। इज सेट टू बी इन मोशन, उसे हम क्या कहेंगे, मोशन में। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू दी पोल्स, जो सड़क पे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनके रेस्पेक्ट में ही बोला जा सकता है। एंड दी ट्रीज ऑन दी रोड साइड, जो रोड के किनारे पे ट्री है उनके रेस्पेक्ट में भी बोला जा सकता है, या फिर किसी हाउस के रेस्पेक्ट में बोला जा सकता है, बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में बोला जा सकता है। ठीक है, तो हम किसी चीज, दूसरी चीज के रेस्पेक्ट में भी हम बता सकते हैं कि भाई जो दूसरी बॉडी है वो चल रही है, मोशन में है कि रेस्ट में। ठीक है, अब तुम देखो, ऐसा समझो कि तुम एक ट्रेन में बैठे हो, तो तुम्हारे जस्ट साइड में दूसरी ट्रेन है। ठीक है, और उसमें तुम्हारा फ्रेंड बैठा हुआ है। क्लियर है? अब ट्रेन क्या है, चल रही है, लेकिन तुम्हें अंदर बैठे हुए सपोज करो ट्रेन की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। ठीक है, बहुत स्मूथ है ना, वो हिल रही है, और ट्रेन चल रही है तो सेम स्पीड से चल रही है। क्लियर है? तो तुम यहाँ पे बैठे हुए थे और तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पे बैठे हुआ था, गप्पे लड़ा रहे थे, चले जा रही चले जा रही। तो ये बताओ, तुम्हें यहाँ पे पता चला मोशन हुआ कि नहीं? तुम्हें पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि जो तुम देख रहे हो एक दूसरे को, वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट जो है तुम्हारा, इस वाले पर्सन का रेफरेंस पॉइंट ये हो गया। वो यहाँ पे देख रहा है कि भाई ये हिला अपनी जगह से नहीं, और ये वाला पर्सन देख रहा है इससे। क्लियर है? लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मोशन नहीं हुआ। ध्यान से समझना, तुम दोनों को ऐसा लग रहा है कि तुम सेम ही जगह पे हो और टाइम भी पास हो रहा है। ठीक है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि रेस्ट में है। ठीक है, समझना इस चीज को। तो देखो, टाइम के साथ साथ ट्रेन चल रही है, लेकिन तुम्हें क्या महसूस हो रहा है कि तुम सेम जगह पे। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन मोशन में नहीं है, ट्रेन मोशन में है। अब हम कहा देखेंगे, जो पर्सन ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ है उसे साफ चलती हुई दिखाई देगी, तो मोशन तो हुआ है। यानी कि अगर किसी भी बॉडी के रेफरेंस में दूसरी बॉडी चेंज हो रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो मोशन में है। ये बात बताओ, क्लियर हुआ है पॉइंट? यस सर। है ना? तो कोई भी अगर रेफरेंस हम ले सकते हैं तो हम बोलेंगे विद रेस्पेक्ट टू डेट। कुछ भी हो सकता है, पोल, ट्रीज, टाइम। ठीक है, बड़ा अच्छा है कि हम टाइम के रेस्पेक्ट में ले लें कि अगर टाइम के साथ कोई चीज चेंज हो रही है उसकी पोजीशन, तो वो किस में है फिर, मोशन में, और टाइम के साथ नहीं हो रही तो मोशन में नहीं है। या फिर हम सराउंडिंग भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? तो हमने ये समझ लिया कि भाई रेस्ट और मोशन में बॉडी को हम कब बोलेंगे। ठीक है, बॉडी क्या होती है वो तुम्हें पता है, कोई भी चीज उसको हम बॉडी बोल सकते हैं। कहाँ पे? साइंस में। अब इसके बाद हम अगला जो टॉपिक समझेंगे वो है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे। जनरल लाइफ में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक साथ यूज कर लेते हैं। ठीक है, किसी ने वहीं पे डिस्टेंस वर्ड यूज कर लिया, किसी ने वहीं पे डिस्प्लेसमेंट यूज कर लिया। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में, आमतौर में जो हम भाषा बोलते हैं उसमें, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं भाई डिस्टेंस क्या है, फिर डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे दोनों जगह तुम्हें पता है मोशन की बात हो रही होगी, ठीक है। क्लियर है? ये मोहन है, ये निकल लिया शाम को आवारागर्दी करने के लिए। तो ये पॉइंट से चला, यहाँ पे बी पे पहुंचा पहले, मानो कितना चला ये 100 मीटर। बी से कहाँ पे आ गया अब? सी पे। तो सी पे फिर ये 50 मीटर, यहाँ रुका ये, ठीक है। पहले बी पे गया, इसने कहा अपने फ्रेंड के पास गया, मोहन के पास, मोहन तो यही था शायद, ये राम के पास गया, राम ने तो मना कर दिया, कह रहा कि भाई मैं तो नहीं आ रहा, रामायण देखनी है मुझे तो अभी टीवी पे। फिर ये यहाँ पे नुक्कड़ पे खड़ा हो गया, कुछ टाइम इसने यहाँ पे बिताया, फिर ये इधर आ गया डी प्लेस पे, ठीक है। यहाँ पे इसने मोमोज खा लिए, फिर आ गया जी यहाँ पे ई पॉइंट में, कितना चला यहाँ पे 50 मीटर, सही है। तो जो डिस्टेंस है वो है कि वो एक्चुअल पाथ कितना चला है, ठीक है। एक्चुअल पाथ कितना उसने चला है वही क्या होता है डिस्टेंस। किस डायरेक्शन में गया, ठीक है, कैसे गया, उसका यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं, बस हमें ये देखना है कि भाई वो एक्चुअल पाथ कितना चला है। तो हमें यहाँ से पता है ए से बी जाने पे वो 100 मीटर कवर किया उसने, फिर वो 50 मीटर गया, फिर 150 और लास्ट में 50 मीटर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ए से ई तक आने में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है 350 मीटर। 350 मीटर। तो ये तो हो गया जिसका डिस्टेंस, यानी कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। अगर कोई बॉडी है तो उसके द्वारा एक्चुअल पाथ कितना कवर हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। ये बताओ अगर ये इस तरीके से ना जाके जिगजैग भी जाने लगता तब भी हमें कोई मतलब नहीं था, हमें सिर्फ ये काउंट करना था कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, ठीक है। अब ये घूम के चाहे यहाँ से इधर गया, इधर गया, इधर गया और फिर ई पे आए, क्लियर है। तो जितना वो चलता रहेगा उसका क्या हम बोलते रहेंगे कि हाँ इसका ये डिस्टेंस है, समझ आया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या थी ए, और फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है ई। तो ए से ई तक का, ठीक है, ध्यान देना, ए से ई तक का कितना डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, इसको दूसरे मार्कर से बनाता हूं मैं, जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा कहां से कहां तक का, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर कर रही है? यस सर। कैसे? सर क्योंकि अगर जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे ए से बी तक, हाँ चलो नॉर्थ मान और लिया फिर हम बी से जॉब, सी तक, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम अपने जो फाइनल पोजीशन ई है अगर हम वहीं पे रुकेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम डिस्टेंस के साथ साथ अपना डायरेक्शन भी देख रहे हैं। तो डिस्टेंस में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड दिया होता है, हमें डायरेक्शन नहीं दिया होता, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें हमें मैग्नीट्यूड भी दिया होता है और डायरेक्शन भी दिया होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे पता चली, डायरेक्शन ऐसे ही, ये बताओ ना। तुमने कहा डिस्प्लेसमेंट में तुमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैं कह रहा ए से ई में क्या डायरेक्शन हुई, क्या कैसे पता चला कि ये डायरेक्शन है? ऐसे तो ए से बी में भी डायरेक्शन तूने खुद ही बता दी, समझ रहा है, तूने यस खुद सर। बोला ना कि नॉर्थ में गए तो डायरेक्शन हो गई फिर, और यहाँ पे क्या यस सर। डायरेक्शन बोलेंगे, कैसे पता चलेगा डायरेक्शन है? ये तो तुमने पढ़ लिया, बुक में पढ़ लिया कि भाई डिस्टेंस में हाँ मैग्नीट्यूड है और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, लेकिन समझाओ भी तो कैसे समझ आएगा। देखो ध्यान दो क्यों है इसमें डायरेक्शन। ए से ई तक को हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ए से ई तक का डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, किसी बच्चे ने कहा कि सर ये भी तो है, ये भी ए से ई तक गए हैं, ठीक है भाई, ये भी तो क्या है, ए से ई तक गए हैं, लेकिन ध्यान दो डिस्प्लेसमेंट में हम कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा कहां से कहां तक का, इनिशियल से लेके
फाइनल पोजीशन तक का। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ कहां से कहां तक का, इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक का। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरी चीज, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ भी होगा। क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। कैसे, अब हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो चीज उठ के आ गई कि हम ए से ई तक इस तरीके से जाएं या फिर ए से हम इस तरीके से जाएं। ठीक है, किसी बच्चे ने कहा कि ये क्यों, ये भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, और किसी ने कहा ये रेड वाला भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट में हम कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में भाई शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और कैसा पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये बताओ, इनमें से दोनों स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक स्ट्रेट है और फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, लेकिन शॉर्टेस्ट कौन सा है, रेड सर वाला। ए। यही तो सर दोनों ही ए, है ना, रेड वाला, ये दिख रहा है मार्क, रेड दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, रेड वाला। है ना, तो तुम कहोगे रेड वाला, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स हो गई। इसके अलावा मैं किसी और पाथ से जाऊं और बोल दूं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ है, कुछ सोच के बताओ। मैंने कहा मैं इससे जाता हूं और मैं बोल रहा हूं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ तो हमेशा क्या होगा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ जो होगा, अगर मैं इसको इतना कंसीडर करूं तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ही है, और ये भी स्ट्रेट ही है, लेकिन क्या ये सिंगल स्ट्रेट लाइन हुई, तो तुम कहोगे नहीं। ठीक है, यहां से और यहां तक, यहाँ तो दो मिल गई हमें। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ की, तो वो ये रेड वाला है। ठीक है, तो अगर इसको ही हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, तो देखो डायरेक्शन तो फिर फिक्स हो गई। तुम किसी और डायरेक्शन में लाइन बना के तुम ये नहीं बोल सकते हो, अगर मुझे ए से ई तक जाना है तो फिर ये ही डायरेक्शन है मेरी, इसके अलावा बताओ कोई और भी हो सकता है क्या। हाँ, ऐसे हो नो सकता है, सर, ये नहीं हो सकता। नो सर। नो सर। है ना, तो जो भी हमारा सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, और वो हमें कैसा होगा, होता है ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसे ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई। अब हम बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, हटाता हूं इसको मैं, थोड़ा सा और समझते हैं। एक चीज भूल गया मैं वहां पे, सिंपल देखते हैं, ए से ई, मानो ये ए है और ये ई, अभी ऐसे ही था ना, तो ये डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 40 मीटर हो गया, जबकि वो जब ए बी सी डी चल के आया था तो कितना था, 350 मीटर। क्लियर है, तो ये सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेम कब होगा, तुम्हारे दिमाग में अगर आ रहा हूँ कि भाई सेम का भी बताओ कब होगा, मैंने कहा ये ए पे था बॉडी, और ए से कहाँ पे चली गई, बी पे चली गई। ठीक है, कितना मीटर है, मैंने कहा 90 मीटर है। तो तुमने कहा कि डिस्टेंस क्या होगा, मैंने कहा जो एक्चुअल पाथ उसने कवर किया वही डिस्टेंस है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, 90 मीटर। और अगर अब बात करी जाए कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए उसे स्ट्रेट पाथ ही चाहिए, वो भी कितना मिलेगा उसे, 90 मीटर। तो इस वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। ठीक है, अगर तुम डिस्टेंस किसी केस में देखते हो तो वहां पे डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, तुम कितना एक्चुअल पाथ है वो मैटर करता है। तुम ऐसे जा सकते थे, ऐसे इस तरीके से भी जा सकते थे। ठीक है, तो उस केस में अब यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और आएगा, ज्यादा आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 90 मीटर रह जाएगा। तो ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है दो। ठीक है, पहली हम बोल रहे हैं स्केलर, और दूसरी हम बोल रहे हैं वेक्टर। ठीक है, स्केलर और दूसरा हो गया हमारे पास वेक्टर। अब यहां पे मैं दो वर्ड यूज करूंगा, मैग्नीट्यूड और जी डायरेक्शन। ठीक है, इन वर्ड्स को उठा के हम इधर उधर फिक्स करेंगे, देखते हैं स्केलर के पास जाते हैं या फिर वेक्टर के पास जाते हैं। अगर हमारे पास
किसी फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या है? हम कह सकते हैं कि भाई क्वांटिटी का साइज कितना है। ठीक है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि साइज कितना है। ठीक है, अभी समझेंगे। तो अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई? वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ऐसे लिख रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ बात करी जाए डायरेक्शन की भी, जिसकी डायरेक्शन की भी, तो वो क्या है हमारी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस में हम सिर्फ बात कर रहे थे 350 मीटर। किसकी बात कर रहे थे? 350 मीटर। यहाँ पे डायरेक्शन क्या था उससे हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस की डेफिनेशन ये कहती है जो एक्चुअल पाथ कवर किया है वो हमें लिखना है मेजर करके। तो ये क्या हो गया? साइज हो गया एक तरीके से, कि वो कितना चला है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला है। क्या मिला है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो जहां पे हमारा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरीके से मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, हमारे पास वेट होता है और मास होता है। ठीक है, वेट बता सकते हो तुम क्या होता है? वेट या फिर मास, या सेम चीज है ये दोनों भी? बोलो, क्या वेट और मास सेम चीज है या डिफरेंट है? जो समझ आ रहा है बोलो, कुछ भी बोल लो ना भाई, जो भी तुम्हें आइडिया लग रहा है। दोनों वर्ड तुमने सुने होंगे ना, या नहीं सुना? मास सुना है? यस सर। वेट भी सुना होगा। यस सर। तो बताओ जल्दी से, मास और वेट में भी सेम चीज है, एक जगह पे यूज करी जा सकती है कि डिफरेंट मीनिंग है? सर डिफरेंट। डिफरेंट है कैसे? देखो मैं समझाता हूँ। वेट क्या होता है? तुम हो, अब मानो तुम में से किसी का वेट है 40 kg या 50 kg। ठीक है, इस तरीके से हम मान के चल रहे हैं। तो यही, ये 60 मान लो, ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, जब उसने अपना वेट मेजर किया तो वो 60 निकला। अब इसी पर्सन को अगर तुम वहां पे भेज दोगे मून पे तो वो कितना मिलेगा? 10। कितना हो गया? 10। तो देखो होता क्या है, अब तुम कहोगे ऐसे कैसे हो गया, वो पतला हो गया क्या जाते जाते हैं? हाँ, खून पसीना निकल गया क्या उसकी बॉडी से? सब ऐसा नहीं है। कोई भी जो बॉडी है उसके अंदर एक मास होता है, यानी कि वो किससे बना हुआ है। अगर ये मार्कर लूं तो यहाँ पे क्या है? प्लास्टिक वगैरह है, इसका पर्टिकुलर हम इसे बोलेंगे इसमें मास है। लेकिन इस पे हर टाइम एक ग्रेविटी लग रही है नीचे के डायरेक्शन में। अर्थ क्या है? अपनी तरफ इसे पुल कर रहा है। तुम जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है, तो जिस उससे वो पुल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं 9.8 से करता है वो। ठीक है, तो जिससे वो पुल कर रहा है, तो उस बॉडी पे जब पुल कर रहा है तो एक फोर्स नीचे की साइड लग रही है। अब जब हम इसको मेजर करते हैं तो इसको बोला जाता है वेट। यानी कि जब तुम वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो वो तुम्हारा क्या है? वेट है, मास नहीं है। क्यों? वेट क्या है? एक फोर्स होती है। समझना, देखो आएगा धीरे धीरे समझ। जब तुम वेइंग मशीन पे खड़े हुए हो तो तुमने फोर्स लगा दी वेइंग मशीन पे। ठीक है, तुम उस वेइंग मशीन पे क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, उसके ऊपर खड़े हो गए ना तुम। तो न्यूटन का एक लॉ है, हम आगे पढ़ेंगे, तुमने पहले भी शायद तुम्हें पता है कि कोई भी बॉडी अगर उस पर हम एक्शन कर रहे हैं तो इक्वल अपोजिट रिएक्शन देता है। तो जब हम वेइंग मशीन पे खड़े हैं तो हम एक फोर्स लगा रहे हैं वेइंग मशीन पे। वेइंग मशीन ने हम पे भी फोर्स लगाई उल्टी। तो उसने कितनी फोर्स लगाई वो हमें दिखाई देता है। समझ रहे हो? तो हम कहते हैं ये हमारा वेट है। तो वो वेट क्या है? वो एक फोर्स है। हम फोर्स कितनी लगा रहे हैं? क्योंकि जब हम खड़े हैं तो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अब हुआ क्या, जो वेइंग मशीन है जिसपे हम खड़े हो जाते हैं, वेट तोलते हैं अपना, तो उस पे क्या है? हम फोर्स लगा रहे हैं। और वो फोर्स आई कहां से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अब वो क्या है? वो उल्टा फोर्स हम पे लगा रहा है।
वेइंग मशीन, तो उसने कितनी लगाई वो हम नोट करते हैं कि भाई ये हो गया, इतना वेट हो गया, 50 60 70। ठीक है, तो इसी तरीके से वेट में डायरेक्शन मैटर करती है। समझ रहे हो, यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्स हो गई। देखा जाए तो ग्रेविटी कैसे लग रही है, अर्थ के सेंटर में लग रही है, ठीक है, नीचे की तरफ लग रही है अर्थ में, तो वो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे डायरेक्शन भी मिल गया और मैग्नीट्यूड भी, जो भी आया उस बंदे का वजन। ठीक है, लेकिन मास में देखें तो मास क्या है, मास की हम तब बात करते हैं जब उस पर कोई भी फोर्स ना लग रही हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगा, केवल क्या होगा उसका, मास मैग्नीट्यूड होगा। तो जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जहां पे हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है उसे हम वेक्टर बोलते हैं। यहाँ तक बताओ, समझ आए? यस सर। कोई Yes, sir. कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो गया ज्यादा बताने के चक्कर में? नो सर। No, sir. क्लियर है ना? चलो जी, तो यस सर। हमने ये समझ लिया कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, स्केलर और वेक्टर। तो अगर तुमसे एग्जाम में पूछ लें कि स्केलर क्या होता है, तो तुम क्या दोगे कि जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है सिर्फ, और वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, अभी तुम्हें मैं लिखवा देता हूँ। बोर्ड पे लिखूं या फिर डिक्टेट कर दूं? डिक्टेट कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा ना। Yes, sir. एक काम करो, हेडिंग डालो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अंडरलाइन कर दो, फिर यहाँ पे लिखना डिस्टेंस। ये लो जी, और मैं बोल रहा हूँ तुम लिख दो डिस्टेंस के आगे। लिखो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ठीक है, PATH, पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। इसी में नीचे एग्जाम्पल लिख देना भाई, ऐसे A B, ये C हो गया, ये D हो गया। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 6 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा AB, यही तो पाथ है उसका, पहले A से B गया, फिर B से C गया, फिर C से D, तो 6 + 2 + 5, ठीक है, यानी 13 मीटर। तो ये क्या है, एक्चुअल पाथ है जो उसने ट्रेवल किया है, तो इसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के बाद लिखो डिस्प्लेसमेंट। जैसे तुमने यहाँ पे डिस्टेंस लिखा था, तो क्या लिख दोगे, डिस्प्लेसमेंट। और इसकी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, इसके आगे ही लिख लेना। बोलूं? यस सर। लिखो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन ऑफ अ बॉडी, the shortest distance from the initial position to the final position of a body is called displacement of the body, is called displacement of the body। देखो, ए से बी पे गया, मान लेते हैं 4 मीटर, और बी से सी पे गया कितना, 3 मीटर। ठीक है, तो ये बताओ, ए से सी पे जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं, तुम ध्यान दोगे, ए से बी पे जाए वो और बी से सी पे जाए, या फिर दूसरा तरीका क्या है, वो शॉर्टेस्ट पाथ ले ले, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, जो कि क्या हो जाएगा, ए से सी। क्या हो जाएगा जी, ए से सी।
तो अगर हम बात करें कि भाई वो ए से सी पे दो तरीके से जा सकता है, पहले क्या है, ए से बी पे जाए, बी से सी पे जाए। तो मानो उसने ये पाथ लिया हुआ है, ठीक है, तो उसका एक्चुअल पाथ ही हो गया, तो हम डिस्टेंस क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस क्या हो गया, ऐड कर देंगे। यहाँ पे ध्यान दो, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा जी ए बी प्लस बी सी, यानी कि 4 + 3, तो हम लिख देंगे 7 मीटर। और अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो फिर हम बोलेंगे कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन का जो भी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ होगा वही क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, अगर यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊं, मैं मान रहा हूँ कि ये यहाँ पे क्या था, 90 डिग्री था बिल्कुल, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 5 मीटर। तो तुम अगर बात करोगे डिस्प्लेसमेंट की, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगा, 5 मीटर। हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब एक लाइन और लिखो इसके बाद, लिखो देयर आर टू वेज, ये जो मैंने समझाया, देयर आर टू वेज टू रीच अ पॉइंट सी, comma, first if we move from A to C, first if we move from A to C via B, via B मतलब B से होते हुए, A से C जा रहे हैं हम, B से होते हुए, via B। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। आगे लिखो, इन सेकेंड वे वी कैन मूव फ्रॉम A to C डायरेक्टली, and this is our shortest path from A to C, and it is called displacement, and it is called displacement।